अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल था जो आप कल कर रहे थे, फिर मैंने कहा था आप होमवर्क कर लें तसल्ली से। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो जो मसले मुझे लगता है हो सकता है वो बता देता हूँ, बाकी फिर आपने जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। एक तो ये कि टेबल के नीचे लिखा हुआ है इन प्रोसेस 2 मटीरियल इज़ एडिड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी स्टेज ऑफ न्यू मटीरियल एडिशन 0%, बिल्कुल शुरू में। इसलिए ईपी बनाते हुए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इस कॉलम में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पिछले महीने में ही इनमें ये मटेरियल डल गया था, इसलिए इस महीने में ओपनिंग के यूनिट्स नहीं लिखे न्यू मटेरियल कॉलम में। और दूसरी चीज़ जो मैंने फार्मूला तो चलो बता ही देना है, लेकिन आपकी अकल पे छोड़ी थी कि अब एक्सपेक्टेड यूनिट्स आप ऐसे निकालेंगे। पहले मैंने एक दफ़ा एक्सपेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला बना के दिया था। अब प्रोसेस 2 के लिए और केस 2 के लिए फार्मूले की शक्ल बदल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड यूनिट्स हम पहले निकाला करते हैं कि ओपनिंग लिखें अगर इस महीने इंस्पेक्ट हुए हैं, और क्लोजिंग माइनस करें अगर इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए, और इनपुट लिखने ही लिखने। लेकिन अब बात इस तरह से बदल रही है कि इनपुट लिखने ही लिखने नहीं, ट्रांसफर इन लिखना ही लिखना है। न्यू मटेरियल किस सूरत में यहां लिखें? अगर इंस्पेक्शन से पहले न्यू मटेरियल ऐड होता है तो देखें, ऐसा हो सकता है कि नया मटेरियल चूंकि महंगा हो सकता है मैनेजमेंट ये डिसाइड करे, बल्कि प्रोसेस की नेचर ऐसी हो कि इससे पहले पहले जो ख़राब होने थे वो हो गए, तो ख़राब वालों को निकाल लें, उसके बाद फिर नया मटेरियल डालें। यानी नया मटेरियल कब ऐड हो रहा होगा? फिर इंस्पेक्शन के बाद। तो फिर उस सूरत में न्यू मटेरियल के यूनिट्स यहाँ आएंगे नहीं। तो इसलिए अब अगर प्रोसेस 2 का सवाल हुआ जिसमें नया मटेरियल भी आ रहा हुआ, तो एक्सपेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला बदल रहा हूँ। ट्रांसफर इन तो लिखने ही लिखने, न्यू मटेरियल के यूनिट्स उस सूरत में लिखने हैं ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, तो यहां लिखने। अगर सवाल में या तो वैसे कह दिया कि न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है, तो फिर यहां एक्सपेक्टेड यूनिट्स में इसके यूनिट्स नहीं आएंगे। या ये चीज आप पहचान रहे हो इस तरह से कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 75% कंप्लीट और इंस्पेक्शन स्टेज 60% है। न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 75% कंप्लीट, और सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज 60% दी हुई है, तो फिर यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो बाद में आ रहे हैं। इसी तरह से सवाल में अगर लिखा हुआ है न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट और इंस्पेक्शन स्टेज 80% है, फिर यहाँ आएंगे। तो इसलिए इनको यहाँ लिखना है या नहीं लिखना, ये आप इंस्पेक्शन के हिसाब से फैसला करेंगे। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होने हैं कि नहीं होने, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होने के नहीं होने, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। उसमें लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल था ना, हाँ, तो उसमें फिर ये नहीं आ रहा होगा। वो जो वहां इनपुट लिखते थे उसकी जगह ट्रांसफर इन आ गया। ये वैसे ही है जैसे पहले सिखाया था, ये वैसे ही जैसे पहले सीखा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नई बात है जो बताइए। इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्यों निकालते हैं? नॉर्मल लॉस के लिए। तो अब अगर आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने पड़े तो इनपुट की जगह ट्रांसफर इन आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग जैसे पहले सीखा था ये वही है, बस सिर्फ ये एक नई चीज मैंने ऐड की है। तो अगर इसको इस सवाल के हवाले से देखें, इंस्पेक्शन स्टेज कितनी थी? 80%, 80% तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए
ट्रांसफर इन होंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गया था कि इस महीने हुआ? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कंप्लीट है, इंस्पेक्शन 80% पे होती है, तो ये पहले हो गया था इंस्पेक्ट, इसलिए नहीं लिखना। क्लोजिंग 60% है, ये इंस्पेक्ट नहीं हुआ इसलिए लेस होगा। और न्यू मटेरियल शुरू में ऐड होता है, तो हाँ ये भी इंस्पेक्ट होगा। ये होंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स 40 और 10% इनका 40 यूनिट, ये नॉर्मल लॉस। टेस्ट जुमेरात को होता है ना, मंडे को याद दिलाना, तब तक देखूंगा कितना को जी। एक ही प्रोसेस में 2 दफ़ा इंस्पेक्शन हो सकती है। देखिए इंस्पेक्शन तो 20 दफ़ा भी हो सकती है, लेकिन जितनी दफ़ा इंस्पेक्शन होगी सवाल उतना मुश्किल होता जाएगा, तो इसलिए सवालों में होती है एक दफ़ा ही है, वरना तो इंस्पेक्शन जब मर्जी हो जाए। अच्छा, कल दूसरे सेक्शन में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, दूसरे सेक्शन में मुझे पता है गुलबर्ग में है, लेकिन हाँ शायद उसी में, मुझे नहीं लगता, आप में से किसी ने पूछा था। अच्छा सवाल था, आपको बता देता हूँ। सवाल ये था कि क्या पता कि प्रोसेस 1 में ही 2 तरह के मटेरियल डलते हों। हो सकता है प्रोसेस 1 ही ऐसा हो, अब ये हुआ नहीं अब तक टेस्ट, लेकिन बच्चे का सवाल था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। हो सकता है प्रोसेस 1 में ही 2 तरह के मटेरियल डलते हों, मटेरियल ए मटेरियल बी, हो सकता है ऐसा। तो फिर ये जो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एक P1 वाला कॉलम, न्यू मटेरियल वाला अलहदा कॉलम, तो फिर वहाँ प्रोसेस 1 में भी मटेरियल ए का अलहदा कॉलम, मटेरियल बी का अलहदा कॉलम, यानी ये सारी गाइडेंस फिर वहाँ प्रोसेस 1 में भी टेस्ट हो सकती है। प्रोसेस 1 में ऐसा हो सकता है कि मटेरियल ए मटेरियल बी डलते हों, तो जो अभी सब गाइडेंस बता रहा हूँ, यहाँ भी तो 2 तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, एक वो हैं जो प्रोसेस 1 से आए हैं और एक हैं जो नए हैं, तो 2 तरह की मटेरियल हो गए ना, तो ये चीज़ प्रोसेस 1 में हो सकती है टेस्ट। तो यही जो गाइडेंस यहाँ बता रहा हूँ कि P1 का अलहदा कॉलम, न्यू मटेरियल का अलहदा कॉलम, तो वो फिर प्रोसेस 1 में भी हो सकता है टेस्ट, फिर यही सारी मेहनत उसमें भी लग जाएगी। ये 2 पॉइंट मुझे इस सवाल में लगे हैं बताने वाले, वो मैंने बता दिए। आपने इसमें जो पूछना है पूछें, है ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना, ये 12 नोट कर लें जरूर, ये फॉर्मेट सिखा दिया आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ और कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन करके चलूँ, लेकिन फॉर्मेट भी बना के दे रहा हूँ। कल एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके पूछा था, मेरा ख्याल गुलबर्ग का बच्चा था, मुझे ग्रुप से लग रहा है, कि ये जितनी चीज़ें कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये कच्चे कच्चे ही हैं, बस फॉर्मेट से काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, यानी आप मैं फॉर्मेट सब बनाता ही इसलिए हूँ ताकि सब लोग कॉस्ट में चल सकें, लेकिन जितनी चीज़ें मैं लॉजिकली डिटेल में जाके बताता हूँ वो बस मज़े के लिए हैं, कि ज़्यादा खुशी होती है फिर कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, वरना आप सब फॉर्मेट्स करें फॉलो। इसका तो इलाज नहीं मुमकिन है यार, ये तो सवाल कर करके हो जाएगा यार। अगर नहीं मटेरियल अगर ये इंस्पेक्शन से पहले ऐड हो रहा है तो यहाँ न्यू मटेरियल आएगा, अगर इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है। अच्छा, अगर सवाल में ऐसे लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन स्टेज भी 40% है और न्यू मटेरियल भी 40% पे ऐड होता है, तो फिर सवाल वाला ना बताएगा तफसील, फिर सवाल वाला तफसील बताएगा कि पहले क्या होता है, और अगर नहीं बता रहा तफसील तो ज़्यादा लॉजिकल बात क्या लगती है कि पहले लॉसेस चेक करके जगह साफ करके फिर नया मटेरियल डालें, या मटेरियल डालते ही कहें ओ ये क्या होता, ज़ाया हो गए। हाँ जी, पहले हम लोग लॉसेस इंस्पेक्ट कर लें, लाशें निकाल लें, उसके बाद नया मटेरियल डाल दें। तो इसलिए अगर इंस्पेक्शन स्टेज और नया मटेरियल ये दोनों एक साथ ही दिए हुए हैं तो पहले इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद न्यू मटेरियल डालेंगे, यानी नहीं आएगा।
कल मैंने एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी और 2-4-10 लोगों को भी समझ आ गया तो बहुत है। डिनोमिनेटर वाली जगह पूरी हो गई। डिनोमिनेटर की जो बातें बता रहा था वो मैंने मुकम्मल कर दी। और पॉइंट नंबर 5 में, यानी जब लॉसेस हो रहे हैं नए मटेरियल से पहले, तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की लाइन के सामने ना ही P1 कॉलम में यूनिट्स लिखने हैं और ना ही न्यू मटेरियल में, और इसकी वजह कल को 10-15 मिनट लगा के समझाई। डिनोमिनेटर वाली चीज़ें पूरी, अब हम न्यूमरेटर वाले सेक्शन में चल रहे हैं और इसमें मैं पॉइंट 1 लिखा चुका था। पॉइंट 1 में लिखा चुका था कि जो नॉर्मल लॉस है आफ्टर, ये मैं बता चुका था। पॉइंट 2, जो कल सारी बात समझाई थी ना, वो एक फार्मूले की शक्ल में लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जिनको नहीं भी समझ आई तो फार्मूला लगा के सवाल तो करें ना। ये जितने फार्मूले, जितने फॉर्मेट में कराता हूं बेटा, इसलिए करता हूं ताकि सवाल आप स्ट्रक्चर तरीके से कर लें। तो आप जो बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कम से कम फॉर्मेट लगा के सवाल करें, और जिनको सब समझ आ रहा होता है वो सवाल सॉल्व फॉर्मेट के जरिए किया करें, लेकिन बार बार कॉन्सेप्ट जरूर रिकॉल करते रहा करें। हिला ना करें, ज़्यादा नहीं होंगे मिक्स। कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट नहीं होंगे मिक्स। आप बार बार दोहराते रहेंगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे पक्के, और सवाल कर करके फॉर्मेट्स भी पक्के हो जाएंगे, और बार बार दोहराने से कॉन्सेप्ट भी बार बार पक्के हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में अब ये बात कर रहा हूं कि इफ लॉसेस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, क्या जी? तो जो कल बात लिखी थी वो मैं डिनोमिनेटर के लिए कर रहा था ना, हमारे न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही तो फिर आप डिनोमिनेटर का पॉइंट 4 और न्यूमरेटर का पॉइंट 1 देखें, सेम। इफ लॉसेस अगर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, अच्छा इसका जो अब एक फार्मूला बनाने लगा हूं ना, नॉर्मल लॉस के होने से वो और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इस वजह से उस फार्मूले को मैं 200 में तोड़ रहा हूं, वरना नॉर्मल लॉस तो होता ही है सवाल में। फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को 2 टुकड़ों में बता रहा हूं ताकि किसी तरह कोशिश करके खत्म हो सके। तो उसको 2.1 में कह देता हूं कि अगर नॉर्मल लॉस था ही नहीं, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन तोड़ के बता रहा हूं ताकि बात पूरी तरह समझा सकूं। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर लॉस हो गया तो वो क्या होगा? वो सब एबनॉर्मल ही होगा। एबनॉर्मल गेन हो सकता है इन हालात में, जब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तो गेन किस बात का? तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस ही होगा इसमें। मैं इस वक्त डिनोमिनेटर की डिस्कशन पूरी कर चुका था कल, न्यूमरेटर वाले पोर्शन में हूँ, और उसमें मैंने बात शुरू की है कि अगर लॉसेस नए मटेरियल से पहले हो रहे हैं तो 2.1 कह दिया कि नॉर्मल लॉस कोई नहीं था, जो हुआ वो सब एबनॉर्मल है। फिर क्या करेंगे? यहाँ लिखता हूँ, अभी कल वाली फिगर सामने ले आऊँ ताकि मैं रिलेट कर सकूँ। कल हमने ये किया था फाइनली सब प्लस माइनस करने के बाद कि कॉस्ट पर यूनिट मिल्क के लिए क्या किया था? 3 लाख रुपए माइनस
300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हटा दिए थे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमने उसके लिए यूज ही नहीं करना। तो जब इसका आंसर उसके लिए यूज ही नहीं करना तो फिर इसकी कैलकुलेशन में उसके यूनिट्स भी नहीं लाने, और जब यूनिट्स नहीं लाने तो उन पे आया खर्चा वो भी नहीं लाना। इसका सही आंसर बन गया था फिर 72 पॉइंट, और फ्लेवर और उसमें कोई मसला नहीं था, मसला मिल्क वाली बात नहीं था। और फिर उसके बाद एक काम ये किया था कि स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में, क्या जी किधर गए किधर, नहीं मैंने कहा ये इशू नहीं था ना, कल वाली सारी डिस्कशन में ये मसला था, ये तो सिंपल बात थी। और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में मिल कॉस्ट के साथ क्या लिखा था ब्रैकेट में, 300 इंटू 100 रुपये, वो 72 नहीं 100 लिखा था, और बाकी कन्वर्जन और वो सब तो इशू नहीं था। इशू था ये दो चीज़ें। ये सब कॉन्सेप्ट समझाया था। अब जिनको कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आया तो उनके लिए सवाल का हल तो करके देना है। तो मैं आपको एक अंग्रेजी लिख के फार्मूला बना के चीज़ ये निकालने लगा हूँ कि जिससे आप पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग में सब लोग यहाँ पर 2,70,000 लिख पाएँ। मैं एक ऐसा फार्मूला बना के देने लगा हूँ कि जिनको ये बात नहीं भी समझ आई तो वो सवाल कर लें और न्यूमरेटर में 270 आ जाए। इसी तरह यहाँ पर वो अंग्रेजी लिखने लगा हूँ कि आपको ये याद रहे कि स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 वाला कंपोनेंट यहाँ पर 100 रुपये आ जाए। इसको कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी में समेटने की। हाँ जी, ये 2.1 लिख रहा हूँ सारा। ये क्या चीज़ बनी 2 लाख, तो 270 कैसे कैलकुलेट करना है ये फार्मूला बना के दे रहा हूँ। ये ब्लैक लाइन में जो लिखा है क्या समझ आती है इस बात की कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग कर रहे होंगे उसमें जो P1 वाला कॉलम होगा उसमें जो करंट पीरियड कॉस्ट फिगर लिखनी होगी वो कैसे निकलेगी ये बताने लगा। अच्छा, जो मैं फार्मूला बना के दे रहा हूँ ये सब वो है जो कल समझाया था, बस अब फार्मूले की शक्ल में ला रहा हूँ। कल वाली मिसाल से रिलेट करूं तो ये क्या है, कल वाली मिसाल से रिलेट करूं तो ये क्या है, 3,000 किलो दूध, 3,000 किलो दूध माइनस एक्चुअल लॉस, एबनॉर्मल नहीं लिखा मैंने, एक्चुअल, जो कि इस मिसाल में एबनॉर्मल ही है लेकिन मैं फिर भी एक्चुअल कह रहा हूं, यानी 3,000 किलो माइनस 300 किलो इंटू 100 रुपये, 3,000 किलो माइनस 300 किलो कितने हो गए 2700 किलो इंटू 100 रुपये, ये 270 बन गए।
और ये पर यूनिट कॉस्ट यानी 100 रुपये कैसे निकलेगा, ये इधर मकड़ी से पूछ के बताते हैं। ये होगा, ये 100 रुपये कैसे निकला, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, यानी 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय ये यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। टोटल जितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए, ये 100 रुपये इंटू 3000 यूनिट जो आए माइनस जो 300 ज़ाया हो गए, ये बन गया 2,70,000 रुपये, जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए P1 वाले न्यूमरेटर में करंट पीरियड कॉस्ट के नाम से आ रहा होगा, वो ऐसे निकलेगा। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, याद होगा, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास है कल आप, टाइम वही 3:15 इस रूम में, हाँ जी इसी रूम में है जी, नहीं इधर ही। कल सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास कॉस्ट की यहीं इसी रूम में 3:15। जी जी एक्स्ट्रा क्लास तो यूट्यूब पे डलेगी, है नहीं कल वाली नहीं, यूट्यूब पे डलेगी। किसके यूनिट्स, किस लाइन के यूनिट्स, अरे किस लाइन के यूनिट्स, हाँ पर यूनिट निकालते हुए। अभी सवाल करता हूँ ना, अभी फार्मूले की शक्ल बना रहा हूँ, अभी सवाल पूरा सामने आ जाए ना, फिर फिगर्स आएंगे, फिर पूछिएगा। ये नोटेड, तो मैं आगे चलूँ। ये जो यहाँ लिख रहा हूँ इसका एक सवाल की शक्ल पूरी बना देता हूँ, बोर्ड पे कर देता हूँ और एक सवाल होमवर्क दे दूंगा, तो फिर सामने पिक्चर आ जाएगी पूरी। अच्छा ये वाली बात मैंने कही है इस 270 को डिफाइन करने के लिए। अब इस 100 को यहाँ लिखना है, इसके लिए अंग्रेजी लिखता हूँ, यहीं से मैं आगे चल रहा हूँ, इधर से ही। ये यही मकड़ी वाली, यही वाली मैंने यहाँ पर ये कहा है कि अब जब स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में बनाएंगे उसमें जो कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस यूनिट्स का सेक्शन होगा उसमें जो P1 कॉस्ट कंपोनेंट है ये कैलकुलेट होगा यूजिंग 100 रुपये, यूजिंग 100 रुपये, ये 100 रुपये। चलें यहाँ तक के मेहनत का एक सवाल लिखें।
ये नोटेड? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सवाल लिखवा रहा हूँ यहाँ तक की मिनट का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आगे आप समझदार हैं खुद ही। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग पहले, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग। फोर 4000 kg, 4000 kg ये यूनिट्स हो गए। अच्छा, ये ऑनलाइन में किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने पहले भी बताया था कि केजी, लीटर ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और जनरल यूनिट, ये सब यूनिट्स ही है ना। मतलब ये इनकी मेजरमेंट का यूनिट है केजी, मकसद तो क्वांटिटी को बताना है। तो ये केजीज में भी हो सकते हैं, यूनिट वर्ड यूनिट भी लिखा हो सकता है। न्यूमरेटर में मैंने AP 2.1 की है, पूरा पेज छोड़ा था ना, पूरा पेज तो नहीं भरा अभी। मैंने न्यूमरेटर में इतना ही 2.2 और लिखवाना है। न्यूमरेटर में जगह रहती है अभी। न्यूमरेटर में भी जगह रखी हुई है। क्या कहां तक लिखा भाई? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 4000 kg और ब्रैकेट में लिखें 40% कंप्लीट, 40% कंप्लीट। अब इनकी कॉस्ट लिखें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात चल रही है, यूनिट्स बताए हैं मैंने 4000 kg और ब्रैकेट में लिखना है 40% कंप्लीट। और अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा हूँ। P1 115,000, इसमें 1,15,000, न्यू मटेरियल डैश और कन्वर्जन 50,000। न्यू मटेरियल नहीं है इसमें, कन्वर्जन 50,000। ये वो 3 कंपोनेंट्स आ गए। बस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात खत्म। करंट मंथ इंफॉर्मेशन लिखें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट रिपीट कर रहा हूं मैंने। P1 कॉस्ट बताई है 115,000, न्यू मटेरियल नहीं लगा था उसमें। कन्वर्जन बताई है 50,000। करंट मंथ डाटा है। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 फ्रॉम प्रोसेस 1 18 लाख 18,000,000 और ब्रैकेट में लिखें 60,000 यूनिट kg, 60,000 kg। ये जो प्रोसेस 1 से आया है ना ट्रांसफर इन, ये 60,000 kg हैं और रुपए इनके मैंने बताए हैं 1.8 मिलियन। न्यू मटेरियल 1125,000, 11,25,000, 1125 1125,000 ये कॉस्ट है। और ब्रैकेट में इसके लिखे हैं यूनिट्स 35,000 kg, ये 35,000 kg है, 35,000 kg। कन्वर्जन कॉस्ट, ये करंट मंथ डाटा चल रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट 1540,000, 15,40,000, 1540,000 ये कन्वर्जन है। चलें, खर्चे हो गए पूरे। अब इसके बाद लिखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 3000 किलो, 3000 kg, और ब्रैकेट में 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। फिर लिखिए एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 1500 kg, 1500 kg। No losses were expected. No losses were expected. New material is added. New material is added when process is, new material is added when process is 50% complete, 50% complete। और इंस्पेक्शन स्टेज 30% है, इंस्पेक्शन स्टेज 30% है, 30। अच्छा, जब लॉसेज ही एक्सपेक्टेड नहीं थे तो इंस्पेक्शन स्टेज क्यों है? क्या नहीं? अगर मुझे उम्मीद है, या मुझे क्या वैसी उम्मीद हो कि सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो क्या पेपर ही नहीं होंगे? क्या पेपर तो होंगे ना। अगर उम्मीद भी है कि सारे पास हो जाएंगे फिर भी पेपर तो होने, तो इंस्पेक्शन होती है, लेकिन उम्मीद होती है कि ज़ाया कोई नहीं हुआ होगा। और इस सवाल में ये बताई क्यों है स्टेज एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए भी। चलें, बस ये मुझसे रिक्वायर्ड है क्योंकि बात पूरी करनी है, तो मैं ही कर रहा हूँ बोर्ड पे। 5 से कर लें, वेटेड एवरेज से कर लें, मैं ही कर रहा हूँ बोर्ड पे। 5 से कर लें, चलें 5 से, ठीक है। मैं 5 से कर रहा हूँ, आप में से जो एक्स्ट्रा करना चाहे वो फिर अलग से खुद ही वेटेड एवरेज से कर लेना। स्क्रैप वैल्यू क्या करनी है? स्क्रैप वैल्यू तो बताई नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू का कोई काम भी नहीं है। ये मैं 5 से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं मिटा रहा, इसलिए मैं यही लिखा करूंगा और मिटा के अगली वर्किंग किया करूंगा। 5 से कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा है, मुझे नहीं पता कि इस क्लास में, मुझे याद नहीं है, पहले शायद बात हुई है कि नहीं हुई। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन है, तो क्या हम स्टेटमेंट से सवाल शुरू करें, बाकी वर्किंग्स में करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फ्लो में ऐसे ही चलता है सवाल। क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, ईपी बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, तो बेशक किसी फ्लो में ही सवाल आप चलाएं और चलते चलते आगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की हेडिंग दें, तो पेपर मार्कर को पता चल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाई उसने आगे। तो इसलिए कोई मसला नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से शुरू करें और ये वर्किंग्स में करें, कोई मसला नहीं, आप सोल्यूशन ही यहाँ से शुरू कर दें। क्वांटिटी स्केड्यूल ये क्यों बनाना होता है? चीज़ें पूरी करने के लिए, जैसे मैंने इसमें आउटपुट तो नहीं बताया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4000, ट्रांसफर इन 60,000, न्यू मटेरियल 35,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, और लॉस बस एबनॉर्मल ही है 1500, तो बाकी आ गया आउटपुट 9450। तो नहीं दिया ना मैंने सवाल में, तो वो निकाला है। इस सवाल में ना दिया होता। नॉर्मल लॉस है, किस सवाल में? टेस्ट वाले सवाल में। अच्छा, वो तो फिर आपने करना था। वो तो अब वो मैंने एक मिसिंग फिगर वाला सवाल बनाया हुआ था, है? सबसे पहले करना का मतलब सही करना तो नहीं है। नहीं, सवाल तो सही था यार, वो मैंने रिवर्स वर्किंग वाला एक सवाल बनाया हुआ था। वो आपको मिल गया टेस्ट, वापस फिर कर लेंगे डिस्कस। वो मैंने रिवर्स वाला सवाल बनाया हुआ था पूरी। नहीं, लेकिन वो वापस मिल जाता है ना, तो फिर देखा करें उसको। जो असेसमेंट वापस मिली कि नहीं मिली? हाँ, तो पूछे टीयर रूम से क्यों नहीं मिली असेसमेंट।
नहीं ये तो बड़ा अच्छा जवाब है, चेक नहीं हुई, लेकिन पूरी हुई है, 1 हफ्ते से तो ऊपर हो गया है। अभी फिर जाके पूछना 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, क्यों नहीं चेक हुई? नोट करें ना जल्दी, मैंने मिटा के आगे लिखना है फिर। अब क्वांटिटी स्केड्यूल से आगे एपी। फाइफो मेथड है तो ओपनिंग की भी लाइन आएगी। कितने यूनिट्स हैं? 4000। इनको P1 में नहीं लिखना होता। न्यू मटेरियल इन पे अब लगा है या पिछले महीने लग गया था? अब लगा है, क्योंकि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, और ओपनिंग वाले पिछले महीने 40% कंप्लीट थे, तो इन पे अब लगा है, इसलिए ये न्यू मटेरियल में आएंगे। पिछले महीने ये 40% कंप्लीट थे, तो बाकी 60 फिर अब हो जाएंगे। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आउटपुट में से, आउटपुट कितना? 94, इसमें से ये निकाल लें 90500, ये तीनों के तीनों में पूरे पूरे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 में पूरे हैं कितने? P1 में पूरे। न्यू मटेरियल इन पे लग चुका है कि नहीं लगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % कंप्लीट है? हाँ, तो न्यू मटेरियल इस पे लग चुका हुआ है, और कन्वर्जन इन पे हो चुकी है 70, बस 70। जी 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 जी, बस देख रहा था कौन जाग रहा है कौन नहीं। 3000, 3000 और 2100। और एबनॉर्मल लॉस 1500। अच्छा, अब ये लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल था कि आफ्टर न्यू मटेरियल? इस सवाल में बिफोर, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज है 30% और न्यू मटेरियल 50% पे जाके आ रहा है, तो ये बिफोर न्यू मटेरियल, तो इसलिए इसमें P1 कॉलम में नहीं लिखना। एबनॉर्मल लॉस P1 वाले कॉलम में भी नहीं लिखना, यही जो भी आखिरी चीज पड़ी है। न्यू मटेरियल वाले में भी नहीं लिखना, बस कन्वर्जन में कितना? 30%। यही जो भी आखिरी चीज सीखी है उसी का सवाल करा रहा हूं, तो इसको P1 वाले कॉलम में भी नहीं लिखना, न्यू मटेरियल में भी नहीं लिखना। कितना? 450। नाइन 3500, 97500, 95, ये हो गया EP।
एबनॉर्मल लॉस इन दोनों में नहीं आना। कॉस्ट पर यूनिट, P1 वाला कॉलम, न्यू मटेरियल वाला कॉलम और कन्वर्जन वाला कॉलम। फाइफो मेथड है, इसलिए बस सिर्फ करंट पीरियड। यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ 18 लाख नहीं आएगा। यहाँ वाली फिगर कैसे निकलेगी? इधर 18 लाख लिखना है? नहीं, ये लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे हम 60,000 माइनस 1500 इंटू 30। अच्छा, ये 30 कहाँ से आया? $18 लाख रुपए में 60,000 किलो आए थे, तो एक का हो गया 30। ये चीज़ है जो वहाँ समझाई थी। जितने यूनिट ट्रांसफर इन हुए 60,000 माइनस जितने ज़ाया हुए, एबनॉर्मल नहीं, जितने एक्चुअली ज़ाया हुए 1500 इनटू जो हमें प्रोसेस 1 से आने वाली चीज़ें पर यूनिट कॉस्ट कर रही है। टोटल 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल 60,000 किलो, तो एक पता चल गया कितना का किलो है, वो ये। इसको तो मल्टीप्लाई किया। अब ये 1755 है जो उधर ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। जी हाँ, पूछेंगे नॉर्मल लॉस है ना, अभी 2.1 है और इसके यूनिट्स 93,97,500,95, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 18.77 54 16 point ये फिगर ये और ये फिगर ये। जल्दी भाई,
कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। अच्छा ये तो आप लोग कर ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल बता रहा हूँ, ये तो आप कर ही लेंगे। तो फाइफो है, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी, बीडी भी है, ये तो भर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स बता रहा हूँ। P1 में क्या लिखूँ? जीरो। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन 1500 इंटू ये 30। 1500 कहाँ से आया? न्यू मटेरियल इसमें लगा ही नहीं है, और कन्वर्जन 450 इंटू 15.13। P1 में हमने उस ईपी में नहीं लिखे क्योंकि हमने इन 1500 को सारी कहानी से अलग करके रखा हुआ है तो सही ना 1500 यूनिट इसके ईपी में नहीं लिखे थे क्योंकि ईपी की कैलकुलेशन इसके लिए यूज ही नहीं करनी थी, लेकिन है तो 1500 ही ना, और इन पे वही 30 रुपए ही लगेगा। अदरवाइज कॉस्ट पर यूनिट में P1 वाले का आंसर क्या निकला हुआ था? ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, BD 115 एक है और 50 एक है। न्यू मटेरियल 4000 इंटू 11.54, कन्वर्जन 2400 इंटू 16.13, और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है 90 इंटू वो तीनों पर यूनिट 18.77 प्लस 11.54 प्लस। तो ये जो P1 वाली कॉस्ट है ये हमने यहां यूज नहीं की, तो इस चीज को मैंने ये लिखा था। क्या जी 1500 की क्या समझ नहीं आ रही? पहले कब? तो पहले ये चीज नहीं थी ना यार। ये वो है जो कल मैंने आपको सारा एंड पे चीज समझाई थी कि जो 400 किलो जो 300 किलो जाया हुआ है वो सारा दूध ही है। मैंने तो यहाँ दोबारा भी लिखी थी आज क्लास के शुरू में कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट 300 किलो इंटू 100 रुपए, तो ये वो 300 किलो इंटू 100 रुपए। आज तक पहले ऐसा नहीं किया था क्योंकि ये चीज ही अब बताई है कल। पॉइंट नंबर 5, जी जी क्या जी? जी बिल्कुल करने लगे। क्या हुआ? क्या नॉर्मल लॉस भी है? नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सब हो सकता है। अब ये होगा कि ये फार्मूला तो यही रहेगा, यानी ये 17,55,000 जो निकाले थे इधर कॉस्ट पर यूनिट में वो तो इसी फार्मूले से निकलेंगे, माइनस क्या एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस ही है, मैंने इस फार्मूले में चेंज नहीं की है कोई, अब भी यही फार्मूला है।
जो आपको कल तक कॉन्सेप्ट समझाया ना, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, मैंने उसी को फार्मूले में बदला है। अब उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया फार्मूले को, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी आ गया। ये सब है वही कॉन्सेप्ट जो कल आखिर में समझाया था, ये उसी को फार्मूले में ट्रांसलेट किया मैंने। ये चीज ऐसे ही निकलेगी, लेकिन अब ये फिगर ऐसे निकलेगी। ये तो कल ही हो गई ना बात कि ओपनिंग में से कोई नहीं है, वो तो पहले ही देखो ना। जी जी, जो एक्चुअल लॉस हुआ है, नॉर्मल एबनॉर्मल सब। मैंने अब 2.2 में सिर्फ ये चीज चेंज की है जी। 2.2 में मैंने यही सब सेम रखा है, सिर्फ ये चीज चेंज की है मैंने, और ये बात भी बिल्कुल सेम ही रखी है। क्या प्लस का किया मैंने? हाँ, ये फार्मूला उस सारी कहानी का बनाया है, जो सारी कहानी समझाई थी ना। नॉर्मल लॉस इसलिए माइनस कर दिया कि जैसे हम समझेंगे नॉर्मल लॉस आए ही नहीं, उनका वजन भी बाकियों ने उठा लिया। तो यही करते हैं हम, पहले भी नॉर्मल लॉस के साथ यही सलूक हो रहा होता है। आदो के इस तरह से नहीं लिख रहे होते, लेकिन पहले भी नॉर्मल लॉस के साथ यही सलूक हो रहा होता है कि उनका वजन बाकी उठा लेते हैं। तो ये जो 60,000 ट्रांसफर इन हुए हैं, अगर इनमें से कोई नॉर्मल लॉस भी हो गए तो हमने इनको निकाल के बाकियों पे वजन डाल दिया उसका। 2.2 ये और ये है, ये अब वो जो जगह छोड़ी थी सारी पूरी हो गई। और होमवर्क का क्वेश्चन ये है, ये 2.2 ये सारा है जो पहले लिखा है, ये सारा है 2.2 में। सिर्फ ये चीज अमेंड की है मैंने, बाकी सब होमवर्क ये है कि सेम डाटा इज इन प्रीवियस क्वेश्चन। इसका होमवर्क सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन। लिख भी रहा है कोई? सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट अब नॉर्मल लॉस आ गया 900 यूनिट्स। नहीं अब नॉर्मल नहीं नॉर्मल लॉस 900 यूनिट्स, तो फिर बाकी 600 एब नॉर्मल यूनिट्स। पिछले सवाल में क्या किया था? 1500 के 1500 क्या थे? एब नॉर्मल थे। अब मैं चेंज कर रहा हूं कि उसमें से 900 नॉर्मल है और 600 एब नॉर्मल है, और स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए पर केजी है। मैंने अब सवाल में चेंज सिर्फ इतना किया है कि पहले जो 1500 लॉस था, तो उसमें से कह रहा हूं कि 900 नॉर्मल और 600 एब नॉर्मल, और स्क्रैप वैल्यू मैंने 10 रुपए पर केजी बताई। ये सवाल करके लगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।